आज इस वीडियो में 21 क्वेश्चन का एक्सप्लेन करूंगा और यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनबीएस और अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है तथा एमपीएड की जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए भी यह बेनिफिशियल होगी। तो इसमें चार जो ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन को मैं अच्छे से कोशिश करूंगा कि जहां हमें लगेगा कि आप लोग को नॉलेज देना चाहिए इस ऑप्शन के बारे में, तो उस ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि उस ऑप्शन का भी आप लोग को नॉलेज हो जाए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 की बात किया है तो द इनबॉर्न जनरल साइकोलॉजिकल टेंडेंसी इज, यानी कि पैदाइशी सामान्य मनोवैज्ञानिक आदत है जो जन्मजात होती है। वो कौन सी आदत है? कॉन्फ्लिक्ट। जन्मजात कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, संघर्ष नहीं होता है। ट्रेट एंड एंग्जाइटी, ट्रेट माने गुण, व्यक्तिगत चिंता, और हो गई नेगेटिव चिंता और स्टेट एंड एंग्जाइटी। तो ये जो ट्रेट एंड एंग्जाइटी होती है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यह सही है, यानी कि यह जन्मजात होती है। यह हम अपने बर्न से ही प्राप्त करते हैं। एंग्जाइटी माने कि चिंता जो हमें अंदर से ही प्राप्त होती है और हम सिचुएशन आने पे, जैसे ही हमें सामने कोई परिस्थिति आती है तो उससे हमको चिंता, घबराहट, डर बनना शुरू हो जाती है। और स्टेट एंड एंग्जाइटी जो इसमें एक ऑप्शन नंबर 4 है, स्टेट एंड एंग्जाइटी को हम कहते हैं सिचुएशनल एंग्जाइटी, यानी कि परिस्थिति को, यानी कि सामने, ये भिन्न है ट्रेट एंड एंग्जाइटी से स्टेट एंड एंग्जाइटी। जो आपके सामने कुछ घटना घटित हो रही है उसको देखकर होने वाली चिंता को हम स्टेट एंड एंग्जाइटी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 है और ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है, इसको मैच करना है। तो स्ट्रेंथ दिया है, स्ट्रेंथ ये किससे टेस्ट किया जाता है? एक स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से। मेनली स्टैंडिंग ब्रॉड जंप को सार्जेंट जंप भी बोलते हैं, और सार्जेंट जंप नहीं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से लेग की एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी चेक की जाती है। और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है कि जिसमें स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन हो। स्पीड प्लस स्ट्रेंथ को ही बोलते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, यानी कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में अधिक से अधिक एफर्ट लगाना। और फ्लेक्सिबिलिटी सीट एंड रिच है, सीट एंड रिच को डिलन ने दिया था। और स्पीड 50 मीटर डैश हो गया, और इंड्योरेंस हो गया 12 मीटर। कूपर टेस्ट जो बना था 1968 में कूपर महोदय के द्वारा, केनेथ कूपर के द्वारा बनाया गया था 1968 में। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि दिया है कि 7 टीमों की एकल लीग प्रतियोगिता में कुल मैचों की संख्या कितनी होगी? तो आप लोग को पता होगा सिंगल लीग का, एकल लीग के बारे में पूछा है कि 7 टीम है और एकल लीग का फार्मूला होता है n/(1/2), यानी कि आप 7 को ही मान लेंगे, यहाँ पे 7 एक रख देंगे, n घटा देंगे तो यानी 6 × 7 हो गया (2), तो 42 हो गया इसका (2), यानी कि 21। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। 21 जो है मैच सिंगल लीग में होंगे। अगर आप लोग को यही पूछता कि डबल लीग कितने होंगे, अगर कोई 7 टीम दी गई है और डबल लीग मैच कराना है उसमें कितने मैच होंगे, तो इसका फार्मूला ये है, आपका फार्मूला ये है n/(n-1), यानी कि आपका 6 × 7 यानी कि 42 मैच होगा डबल लीग में। तो इस प्रकार हम निकालते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि सिंगल लीग में आपको इतनी टीम दी गई है और मैच निकालना है, तो आप उस फार्मूले से निकाल सकते हैं, और डबल लीग के लिए ये फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें दिया है मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मोस्ट रिलायबल विचलन का अति विश्वसनीय माप क्या है? मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी की बात करते हैं। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है भिन्नता, यानी कि एक स्कोर से, जैसे एक स्कोर हो गया मेन, इससे अन्य स्कोर कितने वैरी कर रहे हों, एक स्कोर से अन्य स्कोर कितने वैरी कर रहे हैं उसको बोलते हैं वेरिएबिलिटी। और इसी की मापन करना, इसी का मापन करना ही मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कहते हैं। तो इसमें सबसे विश्वसनीय जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में मानक विचलन। अब मानक विचलन क्या होता है कि एक मीन है, यानी कि एवरेज है, मीन से और स्कोर कितना डिस्पर्स करते हैं, कितना फ्लैक्चुएट करते हैं, उसी को बोलते हैं मानक विचलन। एक एवरेज है, मीन है, और उससे अन्य स्कोर कितना वैरी करते हैं तो उसको बोलते हैं मानक विचलन। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। और क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं हम, कि क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है इसका फार्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपान Q2। तो इसको बोलते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। बहुलक क्या होता है कि ये सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। बहुलक जो है सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है, और जो स्कोर किसी में बार बार आए, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आए, तो उसको बोलते हैं बहुलक। और जो मीन है, मीन जो पार्ट है ये भी सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। मीन मतलब कि पूरे स्कोर को जोड़कर स्कोर की संख्या से भाग देना, उसको मीन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है क्रॉस वेवर टेस्ट। क्रॉस वेवर एक टेस्ट दिया था, क्रॉस वेवर द्वारा बनाया गया था, और किसके लिए था? ऑप्शन नंबर ए मोटर एबिलिटी के लिए, यानी गामक क्षमता, न्यूनतम मांसपेशी क्षमता, मोटर फिटनेस और फिजिकल फिटनेस। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही है, यानी कि क्रॉस वेवर टेस्ट मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम 26 की बात करते हैं। तो शारीरिक शिक्षा के मनोप्रेरणा अनुक्षेत्र हैं, यानी साइको डोमेन बोला है इसको, साइको डोमेन क्षेत्र बोला है मनोप्रेरणा। तो नॉलेज, साइको मतलब होता है मन, और मोटर मतलब साइको मोटर मतलब मोटर माने मूवमेंट। तो नॉलेज तो साइको समझ आ रहा है, लेकिन मोटर नहीं संबंधित है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी मोटर स्किल, ये सही है। साइको मोटर डोमेन जो है मोटर स्किल होती है। एटीट्यूड भी साइकोलॉजी में आता है, वैल्यू भी आपको साइको में आता है, बट मोटर स्किल होती है वो साइको मोटर स्किल साइको मोटर डोमेन कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ओलंपिक मोटो सिल्टियस आल्टियस फोर्टियस किसने दिया था? ओलंपिक मोटो सिल्टियस आल्टियस फोर्टियस किसने दिया था? तो देने का काम जो किया था, ऑप्शन नंबर ए है पियर डी कुबर्टिन, दूसरा आईओसी, सेकेंड जुआन एंटोनी समारास, और फादर हेनरी डिडान। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। फादर हेनरी डिडान ने दिया था सिटियस आर्टियस फोर्टियस, और इसको लागू करने का काम पियर डी कुबर्टिन ने किया था। और आईओसी की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। आईओसी की स्थापना 1894 में हुई थी। और जुआन एंटियो समारास जो दिए थे, ये ओलंपिक गान दिया था, इन्होंने ओलंपिक गान दिया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है 2 मेजर ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि यंत्र विद्या की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। मैकेनिक यानी मैकेनिक्स की बात किया है, ब्रांच की कितने शाखाएं हैं? तो इसकी 2 शाखाएं होती हैं। एक शाखाएं होती है स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक ऑप्शन नंबर 4 सही है। और इस शाखा के अंतर्गत स्टैटिक और डायनेमिक, जैसे आपका मैकेनिक की 2 शाखा हुई स्टैटिक और डायनेमिक, तो स्टैटिक और डायनेमिक के अंतर्गत
यानी डायनेमिक के अंतर्गत डी, डायनेमिक के अंतर्गत काइनेटिक और काइनामेटिक आता है। काइनेटिक और काइनामेटिक। काइनेटिक की बात करें तो काइनेटिक जो है फोर्स का अध्ययन करता है और काइनेमेटिक जो होती है मोशन का अध्ययन करता है। काइनेटिक फोर्स का और काइनेमेटिक मोशन का। और किसके अंतर्गत आती है? डायनेमिक की आती है, डायनेमिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है वैसो कॉन्ट्रैक्शन अराउंड ए वुंड इज इनिशिएटेड बाय, यानी कि कोई घाव है और उसकी जैसे ये चोट लग गई और ये वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, कोई घाव है उसका कॉन्ट्रैक्शन होना, उसको किस कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है? वैसो कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, वेसल्स की धमनियों का सिकुड़ना। तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन किस कारण से होता है? क्रायोथेरेपी यानी जो ठंडी थेरेपी होती है, बर्फ़ हो गया, ठंडा पानी हो गया, डायप्लस हो गया, डायथर्मी हो गया, इलेक्ट्रिक। ये डायपल्स, डायथर्मी और इलेक्ट्रिक सब करंट की थेरेपी है, बिजली से की जाती है। हीट थेरेपी हो गई, कुछ रेडिएशन थेरेपी हो गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन। वैसो कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही हम चोट पे, जैसे मान लीजिए आपका ये चोट लगी है और उस चोट पे जैसे ही बर्फ़ का अप्लाई करते हैं तो ये उसके आसपास की जो वेसल्स होती हैं सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ने के कारण इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड का फ्लो न होने से ओइडेमा नाम का एक जो फ्लूइड है वो इकट्ठा नहीं होता है, जिससे दर्द और स्वेलिंग नहीं होती है। तो इसीलिए हम बर्फ़ का अप्लाई शुरू में ही करते हैं, ठंडे चीज़ों का। और जैसे ही गर्म चीज़ों का हम अप्लाई करते हैं तो वैसो डायलेशन होता है, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फैल जाती हैं, जिससे इस एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है। तो ये फर्स्ट एड के बाद की बात है, जब आइस थेरेपी कर लेते हैं उसके बाद की बात है, जब चोट पुरानी हो जाती है, क्रोनिक हो जाती है। ये एक्यूट इंजरी के लिए आइस थेरेपी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 30 है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण गति सीमा को मापता है? गति सीमा या मीन्स की रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन मतलब फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी को ही रेंज ऑफ मोशन कहते हैं, डेफिनेशन है। और एक कौन सा ऑपरेटर जो है, कौन सा ऑपरेटर फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है? तो गोनियोमीटर। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, गोनियोमीटर से ही फ्लेक्सिबिलिटी का मेजर किया जाता है, रेंज ऑफ मोशन का। और इसमें डायनोमीटर जो है, डायनोमीटर स्ट्रेंथ का मेजर करता है और स्फिग्नोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर का मेजर करता है और स्टेथियोस्कोप से हार्ट बीट, यानी हार्ट की साउंड को हम सुनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 है एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड इम्प्रूव। एक्सटेंसिव मतलब कि स्लो इंटरवल मेथड, तीव्र नहीं, स्लो, जिसमें स्पीड कम हो। ये क्या वृद्धि करता है? स्ट्रेंथ को वृद्धि करता है, स्पीड को करता है, एंडोरेंस को करता है और फ्लेक्सिबिलिटी को करता है। तो एक्सटेंसिव की जब बात किया है, स्लो इंटरवल मेथड की बात किया है जो, वो आपका एंडोरेंस डेवलप करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर यही इंटेंसिव पूछता है, इंटेंसिव इंटरवल मेथड, इंटेंसिव की बात करता तो इसमें स्पीड सही रहता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। जब मैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात वीडियो बनाऊंगा तो उसमें स्ट्रेंथ क्या है, स्पीड क्या है, एंडोरेंस क्या है, उसके सब पार्ट क्या हैं, उनको डिफाइन करूंगा, उसके डीप में पढ़ाने की कोशिश करूंगा आप लोग को। अगर आप लोग कमेंट में वीडियो का रिस्पांस अच्छा देते हैं तो मैं यही कंटिन्यू करता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 32 है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ आर, यानी वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कारक हैं? तो पहला हो गया हेरिडिटी, अनुवांशिकता, न्यूट्रिशन, आहार, एक्सरसाइज, ऑल ऑफ द अबव। तो वृद्धि को ये सभी प्रभाव करते हैं, यानी कि अनुवांशिकता प्रभावित करती है, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब ग्रोथ की बात करें कि ग्रोथ होता है जो एक पर्टिकुलर टाइम तक होती है, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे हाइट वेट में बढ़ना, हाइट बढ़ना, तो उसको पर्टिकुलर टाइम तक होती है। लेकिन जो वृद्धि डेवलपमेंट होता है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ व्यक्ति का विकास होता रहता है। तो यही डिफरेंट है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्न में से कौन सा अंग बोलने का उत्तरदायित्व है, यानी कि बोलने के लिए काम आता है?
तो ये ट्रेकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं। और यह बोलने का कोई काम नहीं है, सिर्फ पैसेज, एयर पैसेज का काम करती है, एयर को ले जाने का काम करती है, मार्ग काम करती है। नजल कैविटी यानी नाक की जो गुहा है, फेरेंक्स और लैरेंक्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, लैरेंक्स ही, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। पूछता है क्वेश्चन की शरीर में कौन सा वॉइस बॉक्स का काम करता है, तो इस लैरेंक्स को ही बोलेंगे, वॉइस बॉक्स का काम करता है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन ए पार्ट ऑफ बॉडी हैज ए फ्रिक्शन अगेंस्ट एनी थिंग्स इट रिजेक्ट, यानी जब शरीर का कोई भाग किसी चीज़ से रगड़ खाता है तो उसका क्या परिणाम होता है? कट जाना, यानी रगड़ने से कटता नहीं है, स्किन छिल जाती है। जब स्किन छिलेगी तो आपका बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसा आपको एहसास होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी बर्निंग सेंसेशन, जलन, ब्लीडिंग, शॉक, ये नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आप सभी लोग को पता होगा, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। और क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव शरीर में सैडल ज्वाइंट कहाँ पाए जाते हैं? तो मानव शरीर में सैडल ज्वाइंट जो बात किया है, तो आपका पैर के अंगूठे में, छोटी उंगलियों में, रिस्ट कलाई में और थंब में। तो आपका थंब में सैडल ज्वाइंट पाए जाते हैं। अब बता दें ज्वाइंट के बारे में, ज्वाइंट मेनली शरीर में 3 प्रकार के होते हैं, मूवेबल, इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल। यानी एक चल, अचल और अपूर्ण चल संधि, 3 तरह की होती हैं। जो चल संधि है, यानी कि साइनोवियल ज्वाइंट उसे बोलते हैं, उसमें 5 ज्वाइंट होते हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, उसके बाद हिंज ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, सैंडल ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट होते हैं। ज्वाइंट की जो वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को अच्छे से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, वॉलीबॉल पर टॉप स्पिन का परिणाम होता है। द टॉप स्पिन ऑन वॉलीबॉल का, जब टॉप स्पिन का मतलब होता है कि मान लीजिए एक बॉल है, ये आपको इस डायरेक्शन में हिट करना है, ये बॉल का सेंटर हो गया, ये बॉल का सेंटर है। आप नीचे हिट करते हैं अगर बॉल के इस एरिया में तो बैक स्पिन करेगी, अगर ऊपर हिट करते हैं सेंटर से इस एरिया में तो टॉप स्पिन करेगी, यानी कि फॉरवर्ड रोटेट ऐसे होगी। और जब बैक हिट करेंगे, नीचे हिट करेंगे तो ऐसे होगी, बैक रोटेट होगी। यानी कि कहा है कि जब वॉलीबॉल का टॉप स्पिन होती रहती है तो कौन सा परिणाम होता है? यानी कि जब किसी चीज़ से टकराएगी जाके टॉप स्पिन करते हुए, ऐसे घूमते हुए, रोटेट करते हुए, जब इस पे टकराएगी तो इसका जो रिबाउंड होगा, रिबाउंड लो होगा और छोटे एंगल में होगा। ये टकराएगी तो जब रिटर्न होगी तो इसका जो एंगल होगा वो छोटा होगा और लो होगा। यही अगर बैक स्पिन करती है, जैसे बैक स्पिन करती है ऐसे, अगर वो टकराएगी तो इसका रिबाउंड जो होगा हाई होगा और एंगल भी हाई होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हायर बाउंस नहीं, शॉर्टर बाउंस और लोअर एंगल ऑफ रिबाउंड। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अब 38 की बात करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फूड आर विटामिन नोन एज, यानी विटामिन को भोजन के प्रकारों में किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन का काम क्या है आपको लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्शन का काम, डेवलपमेंट का काम और एपेटाइट भूख बढ़ाने का काम और जोश पैदा करने यानी एनर्जाइज का काम। तो मेनली विटामिन का जो काम होता है प्रोटेक्शन का काम होता है, यहाँ शरीर की सुरक्षात्मक क्रियाओं का काम करती है, जो हमारे शरीर में प्रतिरोध क्षमता, रोगों से लड़ने का ये काम करती है विटामिन, और भोजन को डाइजेस्ट कराने का काम करती है। तो विटामिन का काम है प्रोटेक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम एल्कोहल में 7 कैलोरी ऊर्जा मिलती है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है, 4 कैलोरी। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड। कंडीशनल रिस्पांस सिद्धांत की प्रतिपादित की गई थी। तो कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी किसने दिया था? आपका क्वेश्चन है थार्नडाइक, पॉलो, जूंग और मैकडूगल। तो कंडीशनल रिस्पांस का जो थ्योरी दिया था उसे पॉलो ने दिया था और कुत्ते पे दिया था, घंटी और भोजन से संबंध स्थापित किया था। और थार्नडाइक ने स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी दिया था। स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी, उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत, यानी कि ये बिल्ली पे दिया था, जो पिंजड़े में बिल्ली बंद थी और भूखी थी, मछली बाहर रखी थी, तो इस पे दिया था। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जब पेशी संकुचित होती है परंतु कोई गति नहीं होती तो इसे कहा जाता है। यानी कि पेशी तो संकुचित होती है लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक संकुचन, आइसोकाइनेटिक संकुचन, आइसोजेनिक संकुचन और आइसोमेट्रिक संकुचन। आइसोजेनिक जो इसमें वर्ड है, आइसोजेनिक के ट्विंस जुड़वे से संबंधित है बट कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, तो ये एकदम रॉन्ग है। अब आती है, इसमें कहा है कि मसल तो संकुचित होती है लेकिन गति नहीं होती है। तो आइसो मीन्स होता है कुछ, आइसो मीन्स कुछ, कॉन्ट्रैक्शन माने संकुचन, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक यही ऐसा एक कॉन्ट्रैक्शन है जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है लेकिन उसमें कोई परिवर्तन मसल में छोटी नहीं होती, गति नहीं होती। जैसे आप दीवार को धक्का दे रहे हैं तो फोर्स जनरेट होता है लेकिन मसल में मूवमेंट नहीं होता। राइफल पकड़ के खड़े हैं, क्वेश्चन पूछता है कि आप राइफल पकड़ के होल्ड किए करके खड़े हैं तो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ? आइसोमेट्रिक आंसर, क्योंकि गति नहीं हो रही है। डंबल को साइड में उठाकर खड़े हैं तभी भी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि नो में अगर प्लैंक पोजीशन में है तो उस समय भी आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब बात करते हैं आइसोटोनिक की। आइसोटोनिक का मतलब होता है आइसो मीन्स कुछ और टोन माने तनाव, जिसमें कुछ तनाव दिखे। तनाव कब दिखेगा? जब उसमें गति होगी। जिसमें कुछ गति हो, तनाव हो, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। जैसे आप बारबेल और डंबल लेके एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय आपकी बाइसेप ट्राइसेप में संकुचन होता है, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। और आइसोकाइनेटिक का मतलब होता है कि हर एंगल पे, प्रत्येक एंगल पे उसका समान टेंशन बना रहा है। आइसोकाइनेट, आइसो मीन्स कुछ और काइन माने गति, कुछ गति यानी कि देखी जाए और हर एंगल पर वह गति समान हो, वह फोर्स समान हो। जैसे आप हाइड्रोलिक जिम मशीन से जब आप बाइसेप कर्ल करते हैं, ट्राइसेप कर्ल करते हैं, लेग प्रेस करते हैं तो उस समय सेम एंगल पे सेम फोर्स जनरेट होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि आप रस्सा चढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा देखा जाता है कॉन्ट्रैक्शन? आइसोकाइनेटिक। स्विमिंग में आइसोकाइनेटिक। रोइंग कर रहे हैं, नाव का रोइंग कर रहे हैं, उसमें आइसोकाइनेटिक। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं। इस प्रकार मैं आज 21 क्वेश्चन को कवर किया हूँ और वे आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। जो बिगिनर है उनके लिए भी समझ में आएगा, जो एडवांस पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि अदर एक्स्ट्रा नॉलेज देने की मैं कोशिश किया हूँ। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए जो एमपीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस की नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूं आप लोग को सीधे इसका इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पहुंचे। और आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, जहाँ ना समझ में आए तुरंत हमें कमेंट करिए। अगर कोई क्वेश्चन भूल चूक से कोई ऑप्शन गलत निकल जाए तो उसको कमेंट करके बताइए, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं गलत एक्सप्लेन दे दिया, यानी कि गलती से हमारे मुंह से 1965 1965 में द्रोणाचार्य अवार्ड निकल गया था, लेकिन उसका 1985 1985 होगा। तो इसलिए अगर कहीं कोई कमी हो तो आप लोग तुरंत हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।